नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, बायोलॉजी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसे आप समझेंगे, फील करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में कि आखिर है क्या चीज, इसका काम क्या है। तो दोस्तों, जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, देखिएगा लिखा है रक्त यानी ब्लड, और परि का मतलब होता है चारों तरफ, है ना। परि का मतलब होता है चारों तरफ और संचरण का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। यानी कहने का मतलब हुआ एक ऐसा सिस्टम जो शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स में क्या करता है, रक्त का चारों तरफ संचरण करता है, वही रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन करता है शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स में, शरीर के विभिन्न पार्ट में, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में, वही कहा जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहां जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपको ये याद रखना है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोजकर्ता यानी जिन्होंने बताया था रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, उनका नाम है विलियम हार्वे। क्या नाम है? तो उनका नाम है विलियम हार्वे। तो ये क्वेश्चन यहां बन गया। क्वेश्चन ये बना कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया, तो आप आंसर देंगे विलियम हार्वे ने। अब जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, अभी मैंने कहा कि रक्त का शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स में दौड़ाना, ट्रांसपोर्ट करना, संवहन करना, ठीक है, वही कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। यानी रक्त का किसका करना? रक्त का परिसंचरण करना। अच्छा, रक्त का जो परिसंचरण होगा, जो शरीर के अंदर दौड़ेगा, तो दौड़ाने वाला कोई चाहिए, है ना। दौड़ाने वाला कोई चाहिए, और दौड़ाने वाला कौन होता है? जो आपका हृदय होता है, दिल होता है। दिल कहते हैं ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो यही है दिल। यानी हृदय के माध्यम से क्या होगा? हृदय के माध्यम से जो रक्त होगा वो पूरे शरीर के अंदर दौड़ेगा। हृदय को इंग्लिश में कहते हैं हार्ट, HEART, और रक्त को बोलते हैं ब्लड। रक्त को रुधिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर भी कहते हैं, याद रखिएगा। यानी रक्त परिसंचरण तंत्र में जो रक्त शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स में जा रहा है, वो किसके द्वारा? हृदय के द्वारा। हृदय एक ऐसा ऑर्गन होता है जो जीवन भर कार्य करता है, कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। और जिस दिन हृदय रुक जाए तो समझिए आदमी रुक जाएगा। ठीक है ना, ये सो जाए, समझिए आदमी हमेशा के लिए सो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपके घर में टुल्लू पंप होता है, तो वो पंप क्या करता है? पानी को ऊपर पहुंचाने का काम करता है। ठीक है ना, पानी को पहुंचाने का काम करता है टंकी के पास। अगर पंप खराब हो जाए तो क्या पानी पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। वैसे ही इस रक्त को पूरे शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स में, विभिन्न सेल्स में पहुंचाने का काम करता है हृदय। हृदय यानी पंपिंग का काम करता है, पंपिंग मशीन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, 24 घंटा चलता है, और जिस दिन ये बंद होता है वो सीधा आदमी ही बंद हो जाता है। बात समझे कि नहीं? अब बात ये आया कि रक्त भाई पूरे ऑर्गन में जा रहा, ठीक है, लेकिन जा किसके माध्यम से रहा है? तो शरीर के अंदर बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं हैं। कौन है? रुधिर वाहिकाएं, इन्हें बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, यानी अब फिर से सुनिएगा, जो रक्त का पूरे शरीर में संचरण हो रहा है, वो हृदय के माध्यम से, या हृदय पंप कर रहा है, पंप करके पूरे शरीर में पहुंचा दे रहा है। अब वो जाएगा कैसे? खेत में पानी चलाना है, पंपिंग से दूर है, तो क्या करना पड़ेगा? नाली बनाना पड़ेगा, तभी तो जाएगा पानी। तो ये रुधिर वाहिकाएं समझिए नाली हैं या नस हैं, जो आप देख रहे हैं ना, मोटा मोटा ये नस, इसी को बोलते हैं रुधिर वाहिकाएं। इन्हीं के माध्यम से क्या होता है? ब्लड पूरे शरीर में संचरण करता है। ठीक है ना, पंप करेगा, और इसके माध्यम से पूरे शरीर के ऑर्गन्स में यही रुधिर वाहिकाएं क्या करेंगी? पहुंचा देंगी। इन रुधिर वाहिकाओं में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक है धमनी, जिसे इंग्लिश में आर्टरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टरीज। और दूसरा जो है वो है शिराएं। क्या है? शिराएं, याद रखिएगा, इन्हें बोलते हैं वेन्स। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं? पूरे शरीर में ब्लड को, ये मेन ब्रांचेज होती हैं जो पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है ना, ये रुधिर वाहिकाओं के अंतर्गत आता है। जो धमनी होता है, ये ऑक्सीजनेटेड यानी O2
से भरा हुआ ब्लड ये पूरे शरीर में ले जाने का काम करती है, और जो शिराएं होती हैं वह CO2 वाला जो होता है ब्लड, उस CO2 वाले ब्लड को क्या करती हैं, लंग तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 3 पैरामीटर ऐसे हैं, पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, 3 पैरामीटर ऐसे हैं जो रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग माने जाते हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के कितने भाग होते हैं, तो यही 3 भाग होते हैं। पहला रुधिर होता है, दूसरा हृदय होता है, तीसरा रुधिर वाहिकाएं होती हैं। बताइए, बात समझे? बहुत अच्छा। खोजकर्ता विलियम हार्वे। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ब्लड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रुधिर के बारे में, ठीक है। इनके कंपोनेंट्स के बारे में बात किया जाएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं जो शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए, यानी अनेक प्रकार के डिसीज से फाइट करने का जो काम करता है वो ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट पाया जाता है, सॉलिड पार्ट, उनके द्वारा होता है, ठीक है। तो जो ब्लड होता है, पहला सवाल यहां ये बनता है कि क्या जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं सभी जीव जंतु में ब्लड होता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इस धरती पे बात किया जाए यानी यूनिवर्स में बात किया जाए तो केवल 2 ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जो पहला जीव होता है उसे कहा जाता है एक कोशिकीय। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं, याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जो एक कोशिकीय जीव होता है उसमें ब्लड नहीं पाया जाता है ना। एक कोशिकीय जो जीव होता है उसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। अभी मैं आगे डिटेल से बता रहा हूं। जो दूसरा प्रकार का जीव पाया जाता है उसे कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। इसी को इंग्लिश में कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आप ये बात समझ चुके हो कि इस यूनिवर्स में 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनमें पहला होता है एक कोशिकीय, दूसरा होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब होता है कि ऐसा जीव जिसके अंदर मात्र एक ही प्रकार का कोशिका पाया जाता है, एक ही प्रकार का सेल पाया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे बैक्टीरिया। आपने सुना होगा बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। और आपने सुना होगा वायरस, ठीक। तो वायरस और बैक्टीरिया ये सब ऐसे जीव हैं जिनके अंदर मात्र एक ही प्रकार का सेल पाया जाता है, और जो ये सेल पाया जाता है यही सेल इनकी बॉडी होती है, यही सेल इनका ऑर्गन होता है, ठीक है। सेल ही सब कुछ होता है। और भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है अमीबा, ठीक है। तो ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं। जो भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ब्लड नहीं पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, ब्लड नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? ब्लड नहीं पाया जाता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो बहुकोशिकीय जीव में जैसे एग्जांपल है मनुष्य है। मनुष्य का मतलब जितने भी मैमल्स होते हैं वो बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्लांट भी आता है, इसके अंतर्गत प्लांट भी आता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, तो हम लोगों के अंदर बहुकोशिकीय सेल है, मतलब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत हम लोग आते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर बहुत प्रकार के सेल हैं, अनेक प्रकार के सेल हैं, ठीक है। अनेक प्रकार के सेल से मिलकर के हम लोगों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो वही कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव, अर्थात ऐसा जीव जिसका निर्माण अनेक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के होता है, वही बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे लीवर की बात करेंगे तो लीवर अलग सेल से बना है, हार्ट की बात करेंगे अलग सेल से बना है, लंग्स की बात करेंगे तो ये अलग सेल से बना हुआ है। इसलिए हम लोग किसके अंतर्गत आएंगे? बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आएंगे। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इन्हीं के अंदर क्या होता है? ब्लड पाया जाता है। याद रखिएगा, ब्लड पाया जाता है। बताइए, याद रहेगा? ठीक है। अब आप ये बात समझ चुके हो कि जो यूनिवर्स में 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, किसमें ब्लड होता है, किसमें ब्लड नहीं होता है, ठीक है। अगला इसके बारे में पॉइंट की बात कर ली जाए तो ब्लड जो होता है दोस्तों, ब्लड का एक क्वेश्चन और आता है कि स्टडी ऑफ ब्लड क्या कही जाती है? स्टडी ऑफ ब्लड क्या कही जाती है? तो स्टडी ऑफ जो ब्लड होती है उसे कहा जाता है हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। बात याद रखिएगा कि रक्त अथवा रुधिर का जो अध्ययन होता है वो क्या कहा जाता है?
तो वो कहा जाता है हेमाटोलॉजी। बताइए, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करने के बाद जो है उसको प्रॉपर अपने दिमाग में सेव करते रहिएगा, है भैया। सेव करेंगे तभी काम आएगा, क्योंकि ब्लड बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्लड से तो क्वेश्चन खूब बनता है। और ये समझिए इंजन ऑयल है, यानी जैसे गाड़ी का इंजन ऑयल होता है, अगर इंजन ऑयल खत्म तो समझिए गाड़ी सीज। तो अगर ब्लड, अगर इसमें कुछ दिक्कतें आएंगी, कम होगा, तो फिर समझिए अनेक प्रकार के रोगों से आदमी ग्रसित होगा। बात समझे? चलिए, रक्त के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यानी यह एक ऐसा टिश्यू है, एक ऐसा ऊतक कहा जाता है जो क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों को अर्थात विभिन्न ऑर्गन्स को अथवा विभिन्न सेल को कनेक्ट करने का काम करता है ब्लड। इसीलिए इसे कहा जाता है तरल संयोजी ऊतक। और साथ में इसके अंदर द्रव की तरह बहने के गुण भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। द्रव की तरह बहने के गुण पाए जाते हैं। और इस ब्लड में होता है आरबीसी, और होता है डब्ल्यूबीसी, और होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं, और तीन चीजें होती हैं इनको बोलते हैं सॉलिड पार्ट्स, ठीक है। यानी ये जो सेल्स होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सॉलिड पार्ट हैं और ये ब्लड के अंदर उपस्थित होती हैं। तो इन सॉलिड पार्ट को ले जाने का जो काम करता है कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है ना। ब्लड काम करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है तरल संयोजी ऊतक। अथवा एक नाम और याद रखिएगा, इसे सर्कुलेटरी टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है ना। सर्कुलेटरी टिश्यू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह सॉलिड पार्ट को क्या करता है, शरीर के विभिन्न पार्ट में ले जाने का काम करता है। बताइए, बात क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं जो रक्त होता है, रक्त यानी जो ब्लड होता है, वह कलर में कैसा होता है? रेड होता है। क्या ये पारदर्शी होता है? नहीं, ये अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है। और इसका नेचर कैसा होता है? तो नेचर की अगर बात किया जाए तो नेचर में दोस्तों यह क्षारीय नेचर का होता है। क्षारीय नेचर का मतलब हो गया एल्केलाइन नेचर का होता है ना। क्वेश्चन ये आता है कि ब्लड किस कैटेगरी में आता है, उदासीन, अम्लीय अथवा क्षारीय? तो आंसर है क्षारीय, क्षारीय होता है। और क्षारीय का मतलब इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। ये बात यहां पर याद रखिएगा। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक है ना। पीएच को बोलते हैं, पीएच का जो एब्रेविएशन है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन है। पीएच के बारे में कुछ और बात जानिएगा। अगर पीएच की वैल्यू 7 के बराबर होता है तो वो न्यूट्रल की कैटेगरी में आता है, यानी उदासीन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा आता है, ज्यादा मतलब प्लस लिखा हूं, ज्यादा आता है तो समझिए वो क्या है? एल्केलाइन है, एल्केलाइन की कैटेगरी में आता है, यानी क्षारीय नेचर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और क्षारीय नेचर का मतलब हो गया नमकीन। देखिए ब्लड कैसा है? क्षारीय नेचर का है। तो ब्लड में क्षारीय नेचर पाने का मतलब ये हुआ कि ब्लड में NaCl पाया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, जो कि यह एक अकार्बनिक पदार्थ होता है ब्लड के अंदर, जो कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट होता है ब्लड के अंदर। इसी की वजह से ब्लड क्या होता है? नमकीन लगता है, जिसकी वजह से बोलते हैं क्षारीय होता है। और पीएच की वैल्यू अगर मान लीजिए 7 से कम हो, कम मतलब माइनस किया हूं, तो 7 से कम होने का मतलब यह एसिडिक है, एसिडिक कहा जाता है। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तीनों चीज आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। तीनों चीज आपको याद रखना है दोस्तों, अदरवाइज समस्या हो सकती है, ठीक है। बात समझे? पीएच मान के बारे में बता दिया। अब एक बात और याद रखिएगा कि ब्लड को कहा जाता है प्राकृतिक कोलाइड कहा जाता है, प्राकृतिक कोलाइड कहा जाता है। प्राकृतिक कोलाइड का मतलब, कहने का मतलब हुआ कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है इसे, यानी ब्लड एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब कोलाइडल को आप एक लोकल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप ब्लड को छानेंगे तो पूरी तरीके से ब्लड नीचे नहीं आएगा, उसका कुछ पोर्शन जहां छान रहे हैं ऊपर ही रुक जाएगा। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर बात करेंगे क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन अथवा कोलाइड क्या होता है, तो ऐसा फ्लूइड जिसके पार्टिकल का साइज जो होता है 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच होता है, वही कहा जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। बताइए, बात समझ में आया? बहुत अच्छा, वेरी गुड। समझते रहिएगा, है ना, समझते रहिएगा, इसको नोट्स बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा।
कुछ फैक्ट और है, उसके बाद हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ब्लड के अलग अलग पार्ट के बारे में, ठीक है। ब्लड के अलग अलग पार्ट के बारे में डिटेल से बात होगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो ब्लड होता है ना, ये ब्लड जो है, अगर क्वेश्चन ये आए कि पुरुषों में कितना ब्लड होता है, पुरुषों यानी मेल की बात किया जाए कि मेल्स के अंदर जो पुरुष होते हैं उनके अंदर ब्लड की जो क्वांटिटी होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है, याद रखिएगा। इसे यूनिट में अगर याद रखा जाए तो 14 से लेकर के 17 यूनिट ब्लड होता है शरीर के अंदर, यानी पुरुष के अंदर। अब यहां पर हम बात कर ले रहे हैं कि एक यूनिट में कितना ब्लड की क्वांटिटी आती है। तो एक यूनिट में जो ब्लड की क्वांटिटी आती है वो 350 से लेकर के 400 ml तक आती है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम महिलाओं की बात करें, यानी महिलाओं की बात करें कि महिलाओं के अंदर कितनी मात्रा में खून पाया जाता है, तो फीमेल की अगर बात करेंगे तो फीमेल के अंदर जो खून होता है पुरुषों की तुलना में आधा लीटर क्या होता है? आधा लीटर रक्त क्या होता है? कम होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये आता है कि महिलाओं में खून कितना होता है पुरुषों की तुलना में, तो आधा लीटर कम होता है। अगर यूनिट की बात करें तो 10 से लेकर के 14 यूनिट जो होता है वो ब्लड महिलाओं के अंदर पाया जाता है, ठीक है। बात आप समझ गए। अगली बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। पूरे मानव शरीर में अगर बात किया जाए कि रक्त का जो संचरण होता है, उस पूरे संचरण में, यानी पूरे मानव शरीर के अंदर रक्त के संचरण में कितना समय लगता है, यानी एक बार पूरे मानव शरीर में रक्त संचरण करने में कितना समय लेता है, तो 23 सेकंड लेता है। कितना सेकंड लेता है? 23। यानी रक्त संचरण में लगा समय। अब ये जो रक्त संचरण में लगा समय होता है एक बार की बात है, ठीक है, एक बार। यानी क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पूरे मानव शरीर में एक बार रक्त संचरण में कितना वक्त लगता है, तो वो लगता है टोटल 23 सेकेंड। बताइए, बात क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लड का क्या क्या वर्क है, यानी ब्लड का देखते हैं कार्य क्या होता है। तो ब्लड का जो मेन वर्क होता है वो ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना। तो ये बात याद रखिएगा, ऑक्सीजन तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या? संवहन करना। संवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड। अब एक्चुअली में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को ले जाने वाला जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, जो कि रक्त में मौजूद एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और वही हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक ऑर्गन में ले जाता है और CO2 को प्रत्येक ऑर्गन से क्या करता है? फेफड़ा तक ला करके पहुंचा देता है। यानी कुल मिलाकर के ऑक्सीजन जो फेफड़ा से जाता है पूरे ऑर्गन्स में, और CO2 जो पूरे शरीर के सेल से निकल करके फेफड़े तक आता है, वो पूरा काम करने वाला जो होता है वो बेसिकली ब्लड ही होता है। यानी ब्लड का मेन जो वर्क होता है वो संवहन का होता है। किसका संवहन का होता है? ऑक्सीजन तथा CO2 का, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। बताइए, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि ब्लड के कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात करते हैं कि ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं। इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके डिस्कशन से पहले एक मैं छोटा सा बात आपको बताना चाहता हूं कि मानव शरीर में जो रक्त होता है, वो रक्त वेट के हिसाब से अगर बात किया जाए तो कितना परसेंट होता है, तो वो होता है 7 से लेकर के 10%। यानी मानव का जितना भी वेट होगा उस वेट का लगभग 7 से 10% मानव के शरीर में क्या होता है? ब्लड होता है। तो यही छोटा सा बात था, ये बताना था, इंपॉर्टेंट था, जो कि हमसे स्किप कर गया था, नहीं बता पाया था। इसको ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा, जो ब्लड होता है ना, अब ब्लड के कंपोनेंट की बात किया जाए तो इसके 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। जो पहला होता है वो होता है लिक्विड कंपोनेंट। कौन सा होता है? लिक्विड कंपोनेंट होता है ना। लिक्विड कंपोनेंट का मतलब हो गया तरल घटक होता है। और दूसरे की बात किया जाए तो वो होता है सॉलिड कंपोनेंट। कौन सा होता है? सॉलिड कंपोनेंट, ठीक है, सॉलिड कंपोनेंट होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा,
जो लिक्विड कंपोनेंट होता है, लिक्विड कंपोनेंट को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लिक्विड। ठीक है ना। तो एक आपका कंपोनेंट हो गया प्लाज्मा, और दूसरा जो सॉलिड कंपोनेंट होता है इसके अंतर्गत आता है रक्त कणिकाएं। क्या आती हैं? रक्त कणिकाएं आती हैं, अथवा इसी को बोलते हैं रक्त कोशिकाएं। याद रखिएगा, रक्त कोशिकाएं। ठीक है। यानी जो सॉलिड कंपोनेंट होता है उसे आप चाहे तो रक्त कणिकाएं बोलिए, यानी इंग्लिश में कहेंगे ब्लड कार्पोसेल्स, कार्पोसेल्स कहेंगे, अथवा रक्त कोशिकाएं बोलेंगे तो उन्हें बोलेंगे ब्लड सेल। क्या बोलेंगे? ब्लड सेल्स बोलेंगे। तो ये बेसिकली सॉलिड कंपोनेंट होते हैं, और मैंने यहां पर लिक्विड कंपोनेंट की घटना बता दिया है। ठीक है। अब यहां से जरा ध्यान से सुनिएगा मैटर को। जो प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा ब्लड में कितना परसेंट कंटेन करता है? तो ये करता है 55 से लेकर के 60%। यानी 55 से लेकर के 60% जो होता है ब्लड में केवल प्लाज्मा होता है, जो कि लिक्विड अवस्था में होता है, और इसका जो मेन वर्क होता है इन कणिकाओं को क्या करता है? ले जाने का काम करता है। ठीक है ना। यानी सॉलिड कंपोनेंट्स को क्या करता है? संवहन कराने का काम करता है। संवहन यानी ट्रांसपोर्ट कराने का क्या करता है? कराने का कार्य करता है। ये बात याद रखिएगा। यानी जो प्लाज्मा होता है, तरल वाला पार्ट होता है, वो बेसिकली जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं इन सॉलिड कंपोनेंट्स को लेकर के जाता है। अब ये सॉलिड कंपोनेंट जो होता है ये मानव रक्त में 40 से लेकर के 45% होता है। यानी ये परसेंट और ये परसेंट जोड़ेंगे तो आपका 100% मिलेगा। ये ब्लड कार्पोसेल्स अथवा ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान से देखिएगा। इसके अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। जो पहला चीज होता है वो होता है आरबीसी, और जो दूसरा होता है उसका नाम होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं WBC। इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, अथवा इसी को बोलिए रेड ब्लड कार्पोसेल्स। ये होता है प्लेटलेट्स। अगला होता है WBC, जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल अथवा व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। कोई भी एक नाम से आप पुकार सकते हो। यहां ध्यान से सुनिएगा, आरबीसी, प्लेटलेट्स और WBC ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं किसके? ब्लड के। तो इन तीनों को ट्रांसपोर्ट करने का, यानी पूरे बॉडी में दौड़ाने का जो काम करता है वो प्लाज्मा लिक्विड करता है। ठीक है ना। प्लाज्मा लिक्विड करता है। यानी अगर प्लाज्मा ना हो तो ये तीनों ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, प्रत्येक ऑर्गन के पास जा नहीं पाएंगे। अब यहां से हम बात कर लेते हैं, अगर आरबीसी की बात किया जाए दोस्तों, तो आरबीसी जो होता है वो मिलियंस में होता है, मिलियंस में होता है। और प्लेटलेट्स की बात किया जाए तो लाख में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और WBC की बात किया जाए तो 1000 में होता है, 1000 में होता है। ठीक है ना। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है। तो मिलियंस में होता है, प्लेटलेट लाख में होता है, और WBC 1000 में होता है। अगर हम इनके क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी का मतलब ये होता है, क्वांटिटी का मतलब ये होता है मात्रा की भी यहां पे बात किया जाए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन होता है ब्लड में? देखिएगा, जो आरबीसी होता है सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, पीएल का मतलब यहां प्लेटलेट्स है, और उसके बाद होता है WBC। तो ये लाइन आपको रट जाना है यहां से। और अगर हम बात करें साइज का मतलब होता है आकार, साइज का मतलब होता है आकार की बात करें तो जो यहां पर रिलेशन दिख रहा है यही रिलेशन क्या होता है? उल्टा हो जाता है। आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद WBC। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आकार में बात करेंगे तो सबसे बड़ा WBC होता है और सबसे छोटा कौन होता है? आरबीसी होता है। लेकिन अगर हम क्वांटिटी में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा जो होता है वो आरबीसी का होता है, और सबसे कम जो मात्रा होता है ब्लड में कौन सा होता है? WBC। यहां से सवाल क्या बनेगा कि ब्लड की सबसे छोटी सेल की क्या नाम है? तो ब्लड की जो सबसे छोटी सेल होती है कौन सी होती है? आरबीसी होती है। क्यों होती है आरबीसी? क्योंकि आरबीसी साइज में सबसे छोटी है। ठीक है ना। तो आरबीसी सेल सबसे छोटी सेल मानी जाती है। सवाल यहां से फिर बनेगा कि रक्त में यानी ब्लड में, रुधिर में सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो वो है WBC। अगला सवाल बनेगा कि ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला सेल कौन सा है? तो वो है आरबीसी। और सबसे कम मात्रा में कौन सा है? वो है WBC। बताइए, इतना बात क्लियर हुआ? ठीक है। अब इन सभी के बारे में हम लोग जो है डिटेल से हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो ठीक है, आई होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा। और बस आज के लिए इतना ही रहेगा।
और आज का जो वीडियो है केवल एक परिचय मात्र से है कि आप थोड़ा सा हल्का सा फेमिलियर हो जाएं ब्लड से। और कल का जो हम लोग का वीडियो होगा उसमें बेसिकली हम लोग प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले डिटेल से पढ़ेंगे कि प्लाज्मा में कौन कौन से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये सारा का सारा मैटर जो है हम समझेंगे कल प्लाज्मा के बारे में। और उसके बाद जो है आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है ना, कल के वीडियो में। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।